नमस्कार दोस्तों, आदित्य क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान में, क्लास 10th के विज्ञान में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। ठीक है। और हम लोग इस वीडियो में प्रकाश के कुछ परिभाषा के बारे में सीखेंगे और उसको समझेंगे। ये फिजिक्स का 10वां चैप्टर है। क्लास 10th में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों एक ही बुक में है। ठीक है। तो ये जो है क्लास 10th का विज्ञान का अध्याय 10 है और यह दिया गया है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जो है, यानी हम लोग जो है इसका नोट्स बनाएंगे, परिभाषा को अलग लिखेंगे और बुक को पढ़ के, यानी लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़कर इसको समझेंगे भी। और मैं इसको आपको समझाऊंगा भी कि कहीं आप लोगों को क्लास 10th के प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन में दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन में से अधिक क्वेश्चन होता है एग्जाम में। ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन और विद्युत चैप्टर, और विद्युत चैप्टर लेसन 12 है। ठीक है। यहाँ पे है विद्युत, इससे अधिक क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो फिलहाल तो अभी हम लोग प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन को ही समझें, देखें। ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश। ठीक है। और प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन के हम लोग परिभाषा के द्वारा हम लोग इसको अब समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए, हम लोग को सबसे पहला पढ़ना है प्रकाश क्या है। हम लोग को पढ़ना है प्रकाश क्या है। उसके बाद प्रकाश का गुण क्या क्या है, यानी प्रकाश का कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। और साथ किरण क्या है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किरण पुंज क्या है। और किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं: समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। और मेरे अनुसार, ठीक है, आप लोग भी यदि इस चैप्टर को अच्छे से समझ रहे हैं तो फिजिक्स का बहुत मतलब कि ऐसा कम ही परिभाषा है जो आपको याद करने की आवश्यकता है। ठीक है। फिजिक्स में जो है अधिक याद नहीं करना पड़ता है। फिजिक्स में हमारे ख्याल से 70% जो क्वेश्चन है वो आपको समझ लेना है, और वहीं 30% जो क्वेश्चन है वहीं आपको याद करने की आवश्यकता है। ठीक है। जैसे कि किसी का ऐसा ही मात्रक, उसे क्या चीज़ सोच किया जाता है, नहीं, तो ये सब हम याद करते हैं। बाकी ये सब समझने की एक, आप लोग इसे समझ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। सिंपल हमको सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश क्या है। ठीक है। तो प्रकाश का जो है बहुत अलग अलग प्रकार से लोग अपना अपना परिभाषा बताते हैं। ठीक है। तो और मैं एक बात आप लोग और बता दूं कि एग्ज़ाम के, आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसमें बोलता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो कोशिश कीजिए कि इसको समझें, ना कि रटें। यदि आप समझ ले रहे हैं तो आपको ये इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। प्रकाश, प्रकाश क्या है, यानी प्रकाश का परिभाषा जो है, प्रकाश वह भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश वह भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है। ये तो हम परिभाषा जो लिखे वो हो गया। ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग हमारे परिभाषा के अनुसार ना चल के यदि अपना खुद का इसको समझ कर अपने आप से अगर नोट्स तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए अधिक फायदेमंद होगा। ठीक है। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग जो है इसमें अब देखेंगे। अब प्रकाश का परिभाषा हमने लिखा है कि प्रकाश वह भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। तो आप लोग जो है अपने अनुसार भी लिख सकते हैं कि हाँ, प्रकाश वह कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, या जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है। उससे हम प्रकाश करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं प्रकाश के बारे में बता दूँ कि कोई वस्तु हमें दिखता क्यों है। एक क्वेश्चन आता है कि कोई वस्तु हमें दिखता क्यों है, क्योंकि प्रकाश, जब आप चैप्टर पढ़िएगा, प्रकाश परिभाषा आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर होना चाहिए ना कि कोई वस्तु हमें दिखता क्यों है। नहीं, देखिए किसी भी वस्तु में जो है प्रकाश को अवशोषित करने का गुण होता है। जितनी भी वस्तु हैं, कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिनमें प्रकाश को अवशोषित करने का गुण नहीं होता है, जैसे कि शीशा,
इनके अंदर जो है प्रकाश को अवशोषित करने का गुण नहीं होता है, तो अपने प्रकाश को क्या है ना पूर्ण रूप से परावर्तित कर देते हैं, यानी पूर्ण रूप से जितना प्रकाश उस पर पड़ता है वो अपने पूरे प्रकाश को क्या करते हैं, लौटा देते हैं, इसलिए वो दिखते नहीं हैं। यानी किसी वस्तु को दिखने के लिए जो है, किसी वस्तु को देखने के लिए हमें उस वस्तु के अंदर प्रकाश अवशोषित करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि प्रकाश को अपने अंदर नहीं रख रहा है तो उस वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने दूसरा लिखा है कि या वह माध्यम जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, नहीं कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं उससे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको लिखते चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए, अब प्रकाश के गुण क्या क्या है। अब प्रकाश के सबसे बड़ी गुण क्या है ना कि सॉरी प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, अब प्रकाश ऊर्जा का ही एक कैसे रूप है, हम लोग प्रकाश के द्वारा बहुत सारे ऐसे काम है जो करते हैं, जैसे कि बहुत ऐसे जगहों पे जो है प्रकाश के द्वारा, रे के द्वारा जो है किसी वस्तु को काटा भी जाता है, फाड़ा भी जाता है। नहीं, तो प्रकाश एक ऊर्जा का भी रूप है। यह सीधी रेखा में गमन करती है। ये क्या है, प्रकाश की गुण है, यह सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, हाँ ये जो है आपका बहुत भी आई है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, यह हमेशा आपके एग्जाम में भी आता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब प्रकाश विद्युत चुम्बकीय भी तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह निर्वात से होकर गुजरती है। अब निर्वात की बात करें कि निर्वात है क्या। अब निर्वात उस स्थान को कहते हैं ना कि जहाँ पे हवा भी ना हो, यानी वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी ना हो, उसे हम निर्वात कहते हैं। ठीक है, और हम लोग पढ़ें किरण। किरण क्या है, नहीं इंग्लिश में इसे रे कहते हैं। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो अब आप लोग समझें कि हाँ किरण है क्या। तो सिंपल मैं आप लोग जो पहले के समय में चाहे आज भी जो है बहुत सारे गांव के लोग जो है टर्च का यूज़ करते हैं। तो देखिएगा टर्च के जो है से एक सीधा रे निकलता है, उसी को हम लोग किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए किरण पुंज, यानी किरणों के समूह को क्या कह रहा है कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज कहिए या किरण पुंज कहिए, किरणों का समूह यानी जहाँ पे बहुत सी किरणें एक ही जगह पे आकर मिलती हो, या एक ही जगह पे या एक ही पथ से गमन करती है, उसको हम किरणों का समूह कह सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ तो मान लीजिए बहुत सारे किरणें जो है यहाँ पे आके मिल रही हैं। ठीक है, तो इसे हम किरणों का समूह कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें याद करने की आवश्यकता क्या है, किरण पुंज क्या है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। नहीं, जिस तरह किसी भी चीज़ के समूह को, जैसे मान लीजिए बहुत सारे पुस्तक रखे गए हैं वहाँ पे, तो किताबों का समूह या पुस्तकों का समूह या बच्चों का समूह, तो यही किरण पुंज है, तो किरणों का समूह। अब किरण क्या है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा किरण कहते हैं, यानी प्रकाश जिस सीधी दिशा में गमन करती है उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यह प्रकाश का गुण थोड़ा सा आप लोग को इसमें याद कर लीजिए। अब प्रकाश क्या है कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। नहीं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, याद देखिए। अब किरण पुंज के प्रकार 3 प्रकार होता है। किरण पुंज के 3 प्रकार होता है। किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है समांतर किरण पुंज, या समांतर प्रकाश पुंज कहिए या समांतर किरण पुंज कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा है अभिसारी, ठीक है, प्रकाश पुंज, तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। अब समानांतर किरण पुंज के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। समानांतर और बराबर में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, अब समानांतर जो है, समानांतर यानी 2 किरणों के बीच का अंतर या 2 रेखाओं के बीच का अंतर जो है हमेशा समान होता है, उसे हम समांतर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ, यानी जितनी इन दोनों रेखाओं के बीच की लंबाई जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होनी चाहिए, उतना ही यहाँ पे होनी चाहिए और इतना ही यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको समानांतर 2 रेखा बोलेंगे। नहीं, 2 रेखा आपस में क्या है, समानांतर है। और समानांतर का जो है सबसे बड़ा, अगर मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो हम लोग रेल का जो आप पटरी देखते हैं उस पर 2 लोहे का जो एंगल लगा होता है, उसके बीच का दूरी जो है हमेशा समान होता है, तो उसको हम, वो हमारे
समानांतर किरण समानांतर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समानांतर क्या कर रहा है, समानांतर प्रकाश पुंज के बारे में बोल रहा है। तो समानांतर प्रकाश पुंज यानी किसी बीम से निकली हुई प्रकाश की किरणें, किसी बीम से निकली हुई प्रकाश की किरणें के दूरी, यानी किसी बीम से निकली हुई प्रकाश की किरणों की बीच की दूरी आपस में क्या हो, समानांतर हो, उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ परिभाषा लिखा गया है, किसी बिंब या पिंड से निकली हुई सभी किरणें एक ही बिंदु पर, सॉरी तो दूसरा हो गया, यहाँ पे जिस प्रकार पुंज की सभी किरणें समानांतर गमन करती हो उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर गमन करती हो उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। और यहाँ देखिए ये क्या है, आपस में ये समानांतर यानी इन दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है और इन दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, तो ये समानांतर किरण पुंज हो जाएंगे, ठीक है। और अभिसारी, और अभिसारी में होता है क्या ना कि बहुत सारे किरणें आकर एक ही बिंदु पे मिलते हैं। बहुत सारे किरणें आकर, जैसे मान लें कि किसी बीम से निकलकर यहाँ की किरणें यहाँ आकर मिल रही है, फिर यहाँ से यहाँ आकर मिल रही है और फिर यहाँ से यहाँ आकर मिल रही है। यानी इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि एक ही बिंदु पे मिलना। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, एक ही बिंदु पे मिलना। तो बहुत सारे किरणें जब एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो यहाँ देखिए परिभाषा क्या है, किसी बिंब या पिंड से निकली हुई सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी में क्या है कि बहुत सारे किरणें जो है किसी भी बिंब से निकलकर बहुत सारे किरणें जो है एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगे, उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। और अपसारी, देखिए अपसारी जो है इसका विपरीत हो जाता है। और अपसारी में क्या है कि किसी एक बिंदु से बहुत सारे किरणें जो है निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। देखिए मान ये एक बिंदु है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक कोई पिंड है जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, तो इससे होकर किरणें जो है विभिन्न दिशाओं में क्या हो रही है, फैल जा रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। यहाँ देखिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर या निकलकर वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। तो यदि आप इस फिगर को याद रखते हैं तो हमको नहीं लगता है कि परिभाषा को याद करने की कोई आवश्यकता है। ये फिगर जो है बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे जो है ये फिगर जो था बहुत ज़रूरी था। और फिगर में यहाँ पे एरो का निशान दिया है, तो क्या यानी बहुत सारे प्रकाश जो है आकर विभिन्न माध्यमों से प्रकाश जो आकर एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी। और किसी एक ही पिंड से बहुत सारे प्रकाश क्या हो रहे हैं, विभिन्न दिशाओं में फैल जा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हमारा हो गया। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे दीप्त पदार्थ क्या है, ठीक है। दीप्त पदार्थ क्या है, तो दीप्त पदार्थ को हम आत्मदीप्त भी पदार्थ बोलते हैं। दीप्त पदार्थ बोलिए या आत्मदीप्त पदार्थ बोलिए। और दीप्त पदार्थ का गुण क्या है ना कि ये प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी वह पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे हम दीप्त पिंड कहो या पदार्थ कहो, ठीक है। उसे दीप्त पिंड भी कह सकते हैं या उसे हम पदार्थ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे हम दीप्त पदार्थ या दीप्त पिंड भी कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, दीपक, मोमबत्ती, नहीं चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है अदीप्त पदार्थ, अदीप्त पिंड है, अदीप्त पदार्थ है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि उसके पास प्रकाश तो होता है, वो प्रकाश हमें देता है लेकिन वो अदीप्त है, तो इसलिए उसे हम दीप्त नहीं कहेंगे, हम चंद्रमा को अदीप्त ही कहेंगे, ठीक है। टॉर्च, बल्ब, यहाँ देखिए अब अदीप्त पदार्थ, अब इसी का विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका दीप्त का विपरीत हो जाएगा हमारा अदीप्त। और अदीप्त क्या है कि वह पदार्थ या वह पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे हम लोग अदीप्त पिंड कहते हैं या उसे हम अदीप्त पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है वे पदार्थ अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। या हम अपने मन से बोल सकते हैं कि वह पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे या जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे हम अदीप्त पिंड या अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कि टेबल, पेन, घर, नहीं किताब, खिड़की, जंगला, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे यानी जो प्रकाश न दे, ठीक है,
उसे हम अदीप्त पदार्थ या अदीप्त पिंड हम लोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आता क्या है कि चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है क्यों। ठीक है, इस मैं जो नोट्स करा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग जो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है चंद्रमा अदीप्त पदार्थ क्यों है। अब चंद्रमा अदीप्त पदार्थ क्यों है, तो चंद्रमा अदीप्त पदार्थ इसलिए है क्योंकि वह सूर्य से जो प्रकाश उस पर पड़ती है उसके द्वारा वह चमकता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि चंद्रमा अदीप्त पिंड इसलिए है क्योंकि सूर्य से उससे जो रोशनी मिलती है वह परावर्तित करता है, इसलिए वह चमकता है, जिसके कारण वह अदीप्त पदार्थ है। उसके पास खुद का लाइट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ हमने लिखा क्या आंसर कि चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है क्योंकि वह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है तथा सूर्य के प्रकाश पड़ने से के कारण वह चमकता है, इसलिए वह, इसके बाद हो जाएगा, इसलिए वह अदीप्त पिंड है। ठीक है, तो मैं यहाँ जोड़ दूँ, इसलिए वह अदीप्त पिंड है। ठीक है, यानी क्या है, चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है क्योंकि वह यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है तथा सूर्य के प्रकाश पड़ने से के कारण वह चमकता है, इसलिए चंद्रमा जो है अदीप्त पिंड है। ठीक है, अब आता है प्रकाशीय माध्यम। अब प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारे आँख तक पहुँचती है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हवा प्रकाशीय माध्यम है, पानी प्रकाशीय माध्यम है, क्योंकि पानी में अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो जो है कुछ दूर तक यदि हम भी पानी में रहें तो हमें दिखाई देता है कि वहाँ से टॉर्च आ रहा है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा प्रकाशीय माध्यम क्या है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 टॉपिक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वह क्यों, देखिए, क्योंकि आगे इसका हमें इसका प्रयोग बहुत बार करना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए जो हम इसको महत्वपूर्ण बताते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या है कि वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार चली जाती है। यहाँ खुद देखिए कह रहा है पारदर्शी, पारदर्शी यानी वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार चली जाए उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हवा, पानी, कांच, नहीं घिसा हुआ कांच नहीं, सिर्फ कांच जिसका जो है बाहरी साइड में कलई ना किया गया हो, पेंट ना किया गया हो, नहीं जैसे कि हम लोग गाड़ियों में जो जिस कांच के द्वारा हम लोग बाहर देखते हैं। ठीक है, वह कांच। अब अपारदर्शी, अब इसका डायरेक्ट इसका विपरीत है अपारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ हुआ है जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पर चली जाए, लेकिन अपारदर्शी पदार्थ क्या है कि वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें जो है आर पार ना जाए। जैसे कि हमारे घर में हम लोग देखते हैं टेबल, चेयर, ईंट, छत, नहीं, इससे होकर जो है प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जाती हैं, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब कोई पदार्थ अपारदर्शी होता है ना, जब कोई पदार्थ जो है या जब कोई पिंड जो है अपारदर्शी होता है तभी उसका छाया बनता है। यदि कोई पिंड या यदि कोई पदार्थ अपारदर्शी नहीं होता है तो उसका छाया नहीं बनता है। ठीक है, अब यह है पारभासी। तो पारभासी किसे कहते हैं, पारभासी पदार्थ वह पदार्थ है जिससे होकर कुछ किरणें आर पार चली जाए, कुछ परावर्तित हो जाए और कुछ वह अपने आप में अवशोषित कर ले, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ और तेल से घिसा हुआ कागज़, नहीं, या घिसा हुआ कांच, ये सब जो आप लोग किसी कागज़ में है जो है तेल लगा कर देखिएगा। ठीक है, उससे क्या कि वो कुछ किरणें जो है आर पार चली जाती है और कुछ किरणें आर पार नहीं जाती हैं। ठीक है, और इसलिए उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस नोट्स को आप लोग जो है याद कीजिए। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में है जो है उसके आगे का हम लोग अब पढ़ेंगे, और आदित्य क्लास के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और शेयर भी कीजिए वीडियो को। ठीक है, ताकि जो है मैं भी और आप लोग को जितना हो उतना मैं आप लोग को दे सकूं, समझा सकूं। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।